हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है खगोलीय दूरदर्शी। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से डिटेल में जानने वाले हैं कि दूरदर्शी क्या होता है, दूरदर्शी के कितने प्रकार होते हैं, और हमारा ज्यादातर मोस्टली इस पर डिस्कस होगा कि खगोलीय दूरदर्शी किसे कहते हैं, या इसे ही हम अपवर्तीय दूरदर्शी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो हम इसके बारे में पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे होंगे। देखिए, जो हमसे पुराने से स्टूडेंट हैं, जो हमसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनको तो पता है कि उनको आसानी से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। परंतु मैं जानता हूँ बहुत सारे न्यू भी स्टूडेंट होंगे, तो खासकर मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आपको नहीं पता मैं कैसे पढ़ाता हूँ, तो वीडियो को अंत तक बने रहें, आसानी से आपको समझ में आएंगे। तो चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जी। देखिए, सबसे पहली बात 2 मिनट हम थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि दूरदर्शी क्या होता है। ठीक है ना, उसके बाद हम आगे अपना जो खगोलीय दूरदर्शी है उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, दूरदर्शी क्या है? एक प्रकाशिक यंत्र है। मतलब दूरदर्शी क्या है? एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से अत्यधिक दूर वस्तुओं को आसानी से हम देख पाते हैं। समझ में आया हमने क्या बताया? कि जो क्या है, जो दूरदर्शी है वो एक क्या है? प्रकाशिक यंत्र है, जिसकी सहायता से हम क्या कर पाते हैं जी? जिसकी सहायता से अत्यधिक जो दूर वस्तु है, अत्यधिक जो दूर वस्तु है उसको हम क्या करते हैं? आसानी से देख पाते हैं। उसे हम आसानी से देख पाते हैं। ठीक है ना, तो यही है दूरदर्शी। आप कहेंगे कि ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से अत्यधिक दूर वस्तुओं को देख पाते हैं उसे दूरदर्शी कहते हैं। और दूरदर्शी का वही हमने परिभाषा भी लिखा है कि ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से बहुत दूर स्थित वस्तु को आसानी से देख पाते हैं उसे दूरदर्शी कहते हैं। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना, ऊपर नीचे हो गया है, बट आपको परिभाषा समझ में आ गया ना कि जैसे बहुत पास में, जैसे ये जो ये पेन है तो ये मैं देख पा रहा हूँ, परंतु यही बहुत दूर पर हो। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें जो क्या है, पृथ्वी पर है, हमें चांद देखना है, हमें तारे देखनी है, तो स्पष्ट रूप से तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए हम दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आप गए हुए हैं आगरा और आप किसी बिल्डिंग पर हैं, अब वहां से ताजमहल बहुत दूर पर है, तो आप दूरदर्शी की सहायता से ताजमहल को देख पाएंगे। वो बहुत ऊपर बिल्डिंग पे आप चढ़कर अच्छे से देख पाएंगे, स्पष्ट रूप से दिखेगा जी दूरदर्शी से। तो वही कहा जा रहा है कि जब वस्तु अत्यधिक दूर पर हो तो वहां से हम फिर भी हम क्या कर सकते हैं? दूरदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगला आता है दूरदर्शी के प्रकार। दूरदर्शी के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अपवर्तीय दूरदर्शी, एक होता है परावर्तीय दूरदर्शी। आज के इस वीडियो में हम अपवर्तीय दूरदर्शी पर ही डिस्कस करने वाले हैं। और दूरदर्शी ज्यादातर नहीं पूछता है, अपवर्तीय दूरदर्शी पूछेगा या परावर्तीय दूरदर्शी पूछेगा। अब मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, अपवर्तीय दूरदर्शी को ही खगोलीय दूरदर्शी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है ना, तो चलिए जी, अब आ गए हम अपने खगोलीय। देखिए, यहाँ पे अपवर्तीय हमने दूरदर्शी लिखा हुआ है, बट याद रखेंगे इसे 2-3 नामों से जाना जाता है। पहला अपवर्तीय दूरदर्शी, दूसरा होता है खगोलीय दूरदर्शी, एक और नाम से हम जानते हैं जिसे आकाशीय दूरदर्शी, जिससे आकाश वाली जो वस्तुएं हैं उसको देखा जाता है, तो इसीलिए आकाशीय दूरदर्शी भी इसका नाम पड़ा हुआ है। तो ये जान गए ना, 3 नाम से जानते हैं, अपवर्तीय, खगोलीय या आकाशीय दूरदर्शी। एग्जाम में किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया है। अब देखिए, अपवर्तीय दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी का परिभाषा क्या होता है, तो आप सिंपल वे में जो दूरदर्शी का परिभाषा किया है ना, वही आप इसका भी परिभाषा कर देंगे। परंतु यहाँ पे अपवर्तीय जो दूरदर्शी है
ठीक है ना। ये किसका प्रकार है? दूरदर्शी का ना प्रकार है। तो अब हम ऐसे कहेंगे कि ऐसा दूरदर्शी जिसकी सहायता से अत्यधिक दूर वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपवर्तीय दूरदर्शी कहते हैं या खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि ऐसा दूरदर्शी जिसकी सहायता से बहुत दूर स्थित वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे आप बीच में लिखेंगे, उसे हम खगोलीय दूरदर्शी, उसे हम क्या कहते हैं? उसे खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं, खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं, ठीक है ना, या अपवर्तीय दूरदर्शी कहते हैं, ये आप लिख सकते हैं। बात आशा करता हूं मैं आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले अपवर्तीय दूरदर्शी का परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद हमारा ये आता है कि सिद्धांत, या इसे ही हम बहुत सारे बुकों में प्रतिबिंब बनने का नियम आपसे कहा गया है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है ये आपको बताना होगा। तो सिंपल सा आपको एक ही लाइन लिखना है। आप क्या लिखेंगे कि अपवर्तीय दूरदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासीय होता है, उल्टा होता है, वह वस्तु से बहुत ही बड़ा होता है। ये आपको लाइन लिख देना है। क्या होगा कि जो अपवर्तीय दूरदर्शी द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा हमारी आंखों पर, वो आभासीय होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत ही बड़ा होगा। उल्टा होगा परंतु हमारा जो माइंड है ना, वो उसको सीधा करके दिखाता है, ठीक है ना। ये बात आप आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो ये आप इतना याद कर लेंगे। अभी हम जब फिगर बनाएंगे, रेखा चित्र हम जब पढ़ाएंगे ना, तो आपको समझ में भी आएगा कि कैसे, आपको ये बातें भी समझ में आएंगे कि कैसे आभासीय है, उल्टा बन रहा है और कैसे बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो डिफिकल्ट है और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही है रेखा चित्र, और यही आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। तो चलिए, अब हमारा मेन टॉपिक आ गया है रेखा चित्र, इसको हम समझने पर फोकस करते हैं। देखिए, रेखा चित्र बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो इसलिए मैं स्पष्ट रूप से पहले ही कह दे रहा हूँ कि यहाँ पर विशेषकर आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देना है, ठीक है जी। देखिए, जो अपवर्तीय दूरदर्शी होता है इसमें दो लेंस लगे होते हैं, ठीक है ना। तो पहला हम एक लेंस ले रहे हैं यहाँ पर। देखिए, दो यहाँ पे लेंस लगे होते हैं, मैं आपको बता दूं, दो यहाँ पे लेंस लगे होते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पर लेंस ले रहा हूँ, ठीक है जी। पहला हमने यहाँ पर एक लेंस ले लिया, ठीक है। ये आपको एक लेंस दिखाई दे रहा है। फर्स्ट हमने एक यहाँ पर लेंस ले लिया, ठीक है जी। आप समझिएगा, जब मान लेते हैं, देखिए लेंस हम दो यहाँ पे लेंस लेते हैं, और कैसे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, थोड़ा सा समझिए। मान लेते हैं ये एक दूरदर्शी है, और कौन सा दूरदर्शी? अपवर्तीय दूरदर्शी। हमें दूर की वस्तुओं को देखना है, तो दो लेंस लगा होता है। एक जो हमारी आंखों के पास होता है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो एक हमारे आंखों के पास लेंस होगा और एक आगे लेंस होगा। तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हमारे आंखों के पास वाला, ये मतलब ये सॉरी, ये जो है ये आगे का लेंस है, ये आगे का लेंस है। और जो यहाँ पे आंखों वाला होगा, ठीक है ना, वो आगे अभी हम बनाएंगे तो बताएंगे जी। तो ये इस लेंस को हम क्या कहते हैं? इस लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। मैं नाम भी यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अब बात को समझिएगा, जब वस्तु अत्यंत अधिक दूर पर होता है तो इससे सबसे पहले प्रकाश किरणें इस प्रकार चलेंगी जी, समझिएगा। मान लेते हैं अत्यधिक दूर पर वस्तु है, जब अत्यधिक दूर पर वस्तु है तो पहली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के प्रकाशिक केंद्र से होकर इस प्रकार जाती हैं, ठीक है ना। देखिए, जब वस्तु अनंत पे होता है ना, तो जो प्रकाश किरणें होती हैं वो समांतर ही आती हैं। तो पहली प्रकाश किरणें इस प्रकार आई, ठीक है, पहली प्रकाश किरणें इस प्रकार आई और ये सीधे ही क्या हो गई हैं? ये सीधे ही प्रकाशिक केंद्र से जो होकर जाती हैं वो सीधे निकल जाती हैं। ये प्रकाशिक केंद्र है O, ठीक है ना। O से हमने दर्शाया अभिदृश्यक लेंस के लिए भी, ठीक है। तो पहली प्रकाश किरणें इस प्रकार किस प्रकार गई हैं? प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधे निकल गए। अब आता है दूसरा प्रकाश किरणें, ठीक है जी।
मैं इसी कलर से बना दे रहा हूँ। अब देखिए दूसरा हमारा जो प्रकाश किरण आता है इसी के मुख्य अक्ष के मतलब इसी के समांतर आएगा। ये जो प्रकाश किरण है इसके ही समांतर आता है और अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, ये आप याद रखेंगे, अपवर्तन के पश्चात ये यहाँ पर मिल जाएंगे, ये एक दूसरे को इस प्रकार काट देंगे जी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं ना, तो यहाँ से हम एक रेखा खींच लेंगे, यहाँ से हम एक रेखा खींचेंगे मुख्य अक्ष पर, और ये जो रेखा होगा ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। ठीक है ना, तो ये AB क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया है। अब बात आपको क्या समझने वाली है ये समझिएगा। देखिए अनंत पर वस्तु है, जैसे कि आपको अनंत पर वस्तु कब रहता है, जब हमारी आंखों से स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे अनंत पर है भैया, बहुत दूर है। ठीक है ना, तो वही बात है जी। तो ये जब अनंत पर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब AB बना है यहाँ पे। तो याद रखेंगे एक बात कि जब भी वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। तो ये कहाँ पर बना है प्रतिबिंब, मुख्य फोकस पर बना हुआ है। तो इतनी बेसिक बात है, इंट्रोडक्शन हमने कर दिया। अब दूसरा एक और लेंस हम यहाँ पर लेते हैं जी। अब हमारा दूसरा लेंस लेने की आवश्यकता आ गई है यहाँ पे, तो अब हमारा दूसरा यहाँ पे लेंस लेंगे। परंतु यहाँ पे एक बात आप याद रखेंगे, एक बात आपको याद रखना है। अब वो क्या याद रखना है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो दूसरा यहाँ पे ये लेंस ले रहे हैं ना, ठीक है, दूसरा ये जो लेंस लेंगे ये पहले वाला लेंस बड़ा होगा, दूसरा जो लेंस लेंगे वो छोटा होता है। ठीक है ना, तो ये बातें हैं। ये नेत्रिका लेंस है, इसका नाम क्या है, इसे हम कहते हैं नेत्रिका लेंस। मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, नेत्रिका लेंस। ठीक है जी, नाम भी आप याद रखेंगे। नेत्रिका लेंस को हम ई से दर्शाते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे एक बिंदु है जिसको हम ई यहाँ पे लिखती है। अब इतनी बात समझ के अब देखिए इस लेंस के लिए ना ये जो प्रतिबिंब है ये वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है ना, वस्तु का कार्य करेगा। तो देखिए यहाँ से ये वस्तु का जब कार्य करेगा तो इससे भी दो प्रकाश किरणें निकलेंगी, दो प्रकाश किरणें इससे भी चलेंगी। तो देखिए पहली प्रकाश किरणें इस प्रकार, पहली प्रकाश किरणें इस प्रकार मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। ठीक है ना, सॉरी, पहली जो प्रकाश किरणें हैं वो प्रकाशी केंद्र से होकर इस प्रकार सीधे निकल जाती हैं। पहली प्रकाश किरणें प्रकाशी केंद्र से होकर इस प्रकार जाती हैं और ये क्या होती हैं, सीधे इस प्रकार निकल जाती हैं। ठीक है ना, दूसरी जो प्रकाश किरणें हैं ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी और अपवर्तन के पश्चात ये इस प्रकार चली जाती हैं। ठीक है ना, अपवर्तन के पश्चात ये इस प्रकार चली जाती हैं। अब बात को यहाँ पे समझने वाला है कि ये देख रहे हैं ये एक इधर जा रहा है, ये एक इधर जा रहा है, तो ये वास्तव में तो ये दोनों किरणें मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो इसका तो प्रतिबिंब वास्तव में तो यहाँ पे बनेगा नहीं। तो जब इधर नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रकाश किरणों को, इन दोनों किरणों को हम पीछे लाएंगे। जैसे इसको हम पीछे ला रहे हैं, ठीक है जी, इसको हम पीछे लाते हैं और इस वाले किरण को भी हम पीछे लाएंगे। तो पीछे लाने पर देख रहे हैं कि ये यहाँ पर मिल जाएंगे जी। पीछे लाने पर ये इस बिंदु पर ये दोनों मिल जाते हैं। तो जहाँ पर पीछे लाने पर मिलेंगे वहाँ से हम एक रेखा खींच लेंगे, फिर से मुख्य अक्ष पर एक हम रेखा खींचेंगे और यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगा जो है A B। ठीक है, तो अब ये जो वस्तु का कार्य इस लेंस के लिए किया है AB, अब इसका ये आभासीय प्रतिबिंब बना है A B। ठीक है, तो इतनी बात समझ के ये आपका फिगर हुआ कंप्लीट। अगर आपने फिगर को नहीं समझा तो भैया कुछ समझ में नहीं आने वाला, इसलिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन और एक बार करना चाहूँगा। देखिए थोड़ा सा फास्ट में कर दे रहा हूँ। सबसे पहले एक हमने अभिदृश्यक लेंस लिया है, ठीक है ना, जिससे अनंत से आने वाली दो समांतर प्रकाश किरणें आती हैं, एक प्रकाशी केंद्र से होकर सीधे चल जाती हैं, दूसरा समांतर आएंगी और अपवर्तन के पश्चात ये इसको काट देंगी। जहाँ पर काटेंगी वहाँ से एक हम लंब खींच लेंगे मुख्य अक्ष पर, वो AB प्रतिबिंब हो जाएगा। जो अनंत पे वस्तु है उसका प्रतिबिंब है AB।
अब दूसरा एक और हमने नेत्रिका लेंस लिया है जो हमारी आंखों के पास होगा, ठीक है ना। अब इसके लिए, इस नेत्रिका लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा, तो इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो A डबल डैश B डबल डैश बना हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ गए ना। तो देखिए हमने एक बात यहाँ पे प्रतिबिंब का बनने में क्या लिखवाया था कि देखिए यहाँ पे कहना अपवर्तीय दूरदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब आभासीय होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि ये जो आभासीय है आभासीय होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है ना। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे A डबल डैश B डबल डैश ऐसे नहीं होगा, ये थोड़ा सा नाम मैंने गलती लिख दिया है। यहाँ पे आप लिखेंगे B डबल डैश, यहाँ पे लिखेंगे A डबल डैश, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे। क्योंकि देखिए आभासीय तो है, वास्तव में तो मिले नहीं है, तो आभासीय प्रतिबिंब बना है। दूसरी बात देखिए उल्टा भी है, ये A भी है, फिर से ऊपर भी हो गया, नीचे A डबल डैश हो गया, तो उल्टा भी बना है और वस्तु से बहुत ही बड़ा। देख रहे हैं ये वस्तु का कार्य किया है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बना है। तो इतनी बात समझ गए। अब देखिए 2-3 पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना आवश्यक है, वो मैं लिख दे रहा हूँ। क्या क्या है तो समझिएगा। ये प्रतिबिंब है अनंत के लिए, ये वस्तु, ये प्रतिबिंब बना है A डैश B डैश। कहाँ पे बनता है? जब वस्तु अनंत पे होता है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, तो ये मुख्य फोकस है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस की बीच की दूरी जो होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम FO से दर्शाते हैं। तो ये फोकस दूरी पे बना हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होगी वो फोकस दूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमने लिख दिया, FO लिखा है क्योंकि अभिदृश्यक लेंस के लिए है। तो उसके बाद समझिएगा ये नेत्रिका लेंस है, ये वस्तु का कार्य किया इसके लिए, तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यहाँ से ये जो है ये वस्तु का कार्य किया है नेत्रिका लेंस के लिए, तो UE हम कह सकते हैं। क्यों UE लिखा? क्योंकि इस नेत्रिका लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य किया है, तो वस्तु के बीच की दूरी को हम U से दर्शाते हैं। UE लिख दिया क्योंकि E के लिए है, नेत्रिका लेंस के लिए, इतना लिख दिया। उसके बाद समझिएगा अब इसका जो प्रतिबिंब बना है वो A डबल डैश B डबल डैश बना है, तो समझिएगा ये जो है ना ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होता है, इसलिए इसको हम D से दर्शाते हैं, ठीक है ना। इसका जो प्रतिबिंब बना है उसके बीच की दूरी को हम D से दर्शा दिए। उसके बाद एक बात समझिएगा, ये अनंत पे जब वस्तु है तो वस्तु का यहाँ पे एक कोण बनेगा, तो वस्तु द्वारा बना जो दर्शन कोण होता है उसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, तो अल्फा हमने लिख दिया। अब देखिए इसका ये कोण समरूप कोण है, तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद समझिएगा यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है कि B डबल डैश A डबल डैश, तो ये आपको एक दिखाई दे रहा है, ये प्रतिबिंब है ना, तो ये प्रतिबिंब द्वारा यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बीटा बनेगा, तो बीटा हमने लिख दिया जी। अब इतनी बात यदि आप समझ गए हैं तो अब आप कर पाएंगे, अब आवर्धन जो क्षमता होती है उसकी गणना कर पाएंगे। ये फिगर जिनको नहीं समझ में आएगा उनको दिक्कत होगा। अब मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, यदि आपको फिगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, इतना आसान नहीं है ये फिगर, ठीक है ना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये हार्ड टॉपिक ही है। तो आपको क्या करना है कि आपको 1-2 बार वीडियो को देखना है, फिगर को बार बार रिपीट करके समझना है। पर फिर भी जो स्टूडेंट ज़्यादा फोकस के साथ समझ रहे होंगे उनको मतलब समझ में भी आ जानी चाहिए, क्योंकि मैंने आराम से एक चीज़ें डिस्कस किया हुआ है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए जी, अब देखिए यहाँ से हम आप अपना क्या गणना कर रहे हैं, अब यहाँ से हम गणना करेंगे आवर्धन क्षमता की। चलिए जी, आवर्धन क्षमता की हम गणना करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आवर्धन क्षमता। ये आप अगला हेडिंग डाल देंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बाद ये फोर्थ आप हेडिंग डालेंगे आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता बराबर हम क्या जानते हैं, आवर्धन क्षमता M=, मैं आपको बता दूं आवर्धन क्षमता M= होता है बीटा बाई अल्फा। ये बात आपको पता होगा। क्यों पता, कैसे होता है, मतलब आवर्धन क्षमता बराबर फॉर्मूला होता है कि प्रतिबिंब द्वारा बना जो दर्शन कोण है वो बीटा है और वस्तु द्वारा जो बना दर्शन कोण है वो क्या है, अल्फा है। तो ये अनुपात ही आवर्धन क्षमता होता है, ठीक है, इतना हमने लिख दिया।
अब बताइए m इक्वल टू बीटा को हम 10 बीटा बाई 10 अल्फा लिख सकते हैं। समझ रहे हैं, बीटा को 10 बीटा हम लिख सकते हैं, अल्फा को 10 अल्फा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है जब हमने सूक्ष्मदर्शी पढ़ा था। तो क्यों हम लिखते हैं ऐसा, क्योंकि जब ये जो कोण है, दर्शन कोण जो यह बन रहा है, ये अत्यधिक छोटे होते हैं, तो उस समय पर बीटा को हम 10 बीटा लिख सकते हैं और अल्फा को 10 अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है ना, इतना हमने लिख दिया। अब बात को यहाँ पे एक और चीजें क्या समझने वाली है, अब यहाँ पे ये समझने वाली है m इक्वल टू, देखिए 10 बीटा, तो यहाँ पे बीटा कौन सा है जी भैया, ये कोण बन रहा है बीटा। तो देखिए अगर हम त्रिभुज देखें, बीटा है प्रतिबिंब, तो यही ना प्रतिबिंब है जी, ये प्रतिबिंब है। तो समझिएगा बात को यहाँ पे कि E, यहाँ पे E है तो E B डबल डैश A डबल डैश, एक तो आपको ये बड़ा वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है और इसी के अंदर एक छोटा सा त्रिभुज ये भी दिखाई दे रहा है E A और B, E A B, एक छोटा सा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, सॉरी त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले रहे हैं त्रिभुज, त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं E A B में, तो E A B में हम बीटा, यहाँ पे बीटा कोण है ना, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं E A B में बीटा कोण। तो 10 बीटा बराबर क्या होता है, देखिए 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे सॉरी साइन कॉस, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये आपको पता है 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो ये बताइए, ये आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है E A और B, ये एक त्रिभुज है, इसमें लंब क्या है, लंब है AB, लंब है, आधार क्या है E A, ये आधार है। तो हम लिखेंगे 10 बीटा के लिए लंब क्या है AB लंब है, तो AB हमने लिख दिया, आधार क्या है तो EA आधार है, तो EA आधार हमने लिख दिया, और ये हमारा मेन बटा है, तो ये हमने मेन बटा यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है ना, अब बात को समझिएगा, ये हमारा मेन बटा, यहाँ पे हम लिखते हैं। माफ़ी चाहूँगा वीडियो कट गया था, ठीक है ना, फिर से मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए कभी कभी वीडियो कट जाता है बीच से। देखिए इतनी बात आपको बेसिक बात है, ये आपको पता चल गया 10 बीटा बराबर AB बाई EA होता है। अब आता है 10 अल्फा, तो 10 अल्फा बराबर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे अल्फा एक कोण आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अल्फा कोण है। तो इसके लिए अब हम देखेंगे, तो यहाँ पे ये कोण के लिए त्रिभुज कौन का बन रहा है, तो देखिए OAB, ये आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है OAB, ठीक है ना, ये आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। तो इस त्रिभुज में, ठीक है ना, 10 अल्फा बराबर क्या होता है, तो 10 अल्फा बराबर क्या होता है, सॉरी मतलब 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। सिंपल सी बात है, इतनी बात आपको पता है। तो लंब बटे आधार, तो इस अगर त्रिभुज में कहूँ OAB में लंब क्या होगा, तो लंब हो जाएगा AB, आधार क्या हो जाएगा OA आधार हो जाएगा। तो लंब AB हो गया ना, तो हम यहाँ पे लंब AB लिख देंगे, आधार क्या हो जाएगा OA आधार हो जाएगा, तो OA आधार हमने लिख दिया। बात समझ रहे हैं ना, ठीक है जी। अब इतनी बात समझ गए, तो देखिए OAB से AB कैंसिल हो गया, कट जाएगा, और ये OA ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, तो जब ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा। जैसे मैं करके ही आपको बता देता हूँ, सिंपल सा। अब क्या हो जाएगा, ये OA ऊपर गया तो M इक्वल टू OA ऊपर चला गया बाई EA नीचे है, तो ये हमने लिख दिया। अब बात को समझिएगा, OA, तो देखिए OA यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है, यही ना है जी फोकस दूरी FO। तो यहाँ पे OA के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, FO लिख सकते हैं, और EA है, तो देखिए E से लेकर A तक की ये दूरी क्या है UE है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं UE, ये हमने लिख दिया जी। और इसको अब हम क्या कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। तो ये हमें एक फॉर्मूला मिला जी, और इसी फॉर्मूले को आपको क्या करना है, प्रूफ करना था, जो हमने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है ना, यही है आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पे FO क्या है, तो अभिदृश्यक लेंस के लिए फोकस दूरी है, UE क्या है, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी है।
तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो देखिए सबसे पहली बात एग्जाम में आपको लिखना है अपवर्तीय दूरदर्शी आता है तो आप लिखिएगा अपवर्तीय दूरदर्शी, या खगोलीय दूरदर्शी आता है तो केवल हेडिंग में आप चेंज कर लीजिएगा खगोलीय दूरदर्शी। दोनों बात एक ही है, इससे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इतना लिखने के बाद परिभाषा लिख देंगे, परिभाषा के बाद फिर से सिद्धांत या प्रतिबिंब का बनना लिखकर यहां से लेकर यहां तक लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद रेखा चित्र हेडिंग डालेंगे। इस फिगर को सेम टू सेम अपने फिगर में अपनी कॉपी में पेपर में आपको लिख देना है और उसके नीचे फिर से चौथा हेडिंग डालेंगे आवर्धन क्षमता, और यहां से लेकर यहां तक लिख देंगे। आपकी पूरी तरीके से काम कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज देखिए अगर आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है ना, आप पर ही निर्भर। फिर से वीडियो कट गया था, मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना। जो कैमरा है थोड़ा सा ज़्यादा ही हीट हो चुका है इसीलिए। तो अदरवाइज मैं यही कह रहा था कि सपोर्ट आप कर दीजिएगा, ठीक है ना। दूसरी बात एक आवश्यक सूचना है वो मैं आपको बता दूं कि देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपका जो PDF नोट्स है वो हमने कंप्लीटली आपको बना दिया है, ठीक है ना। तो जितने भी स्टूडेंट PDF नोट्स को लेना चाहते हैं वो आराम से आप ले सकते हैं। उसमें क्या मिलेंगे मैं आपको बता दूं। फिजिक्स के आपके टोटल कितने चैप्टर हैं, तो फिजिक्स के 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के 10 चैप्टर हैं, तो 24 चैप्टर हैं। 24 चैप्टर का चैप्टर वाइज आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर दोनों साथ मिलेंगे। उसके साथ साथ 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिलेंगे फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी। उसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगे वो मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन में भी 3 प्रकार के रिएक्शन आती हैं, ये बात आपको पता है। एक होता है नेमिंग रिएक्शन, एक होता है क्या होता है जब, एक होता है कैसे प्राप्त करें। ये तीनों प्रकार के रिएक्शन को भी हम आपको PDF नोट्स दे देंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उसका भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपको दिया जाएगा। बट मैं कहूँगा कि इसके लिए मैं 100% खुल के कहता हूँ कि न्यूमेरिकल आपको PDF से नहीं बल्कि प्रैक्टिस करने से होगा और वीडियो से स्टडी करने से होगा। तो वीडियो हम ला ही रहे हैं और उसके साथ साथ PDF नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सब कुछ अगर आप ओनली फिजिक्स का लेते हैं तो 99 में पड़ेगा, या केमिस्ट्री का लेते हैं तो 99 में पड़ेगा। परंतु यदि दोनों एक साथ लेते हैं तो 149 में आपको दोनों मिल जाएंगे। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और वहां से आप अपने PDF नोट्स हैं व्हाट्सएप पे आपको तुरंत सेंड कर दिए जाएंगे, तो वहां से ले लीजिएगा। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। जिन स्टूडेंटों के पास पैसे नहीं है मैं उनसे कहूँगा कंट्रीब्यूट करके आप ले लीजिए। जैसे 5 दोस्त हैं या 6 दोस्त हैं, उनसे कहिए कि आप 20-20, 30-30 रुपये आप मिलाइए और सभी स्टूडेंट मिलकर एक कोई स्टूडेंट हमसे PDF नोट्स आप ले लीजिएगा और उसके बाद आपको जो व्हाट्सएप पर सेंड किया जाएगा उसको डाउनलोड करके, और आप जब डाउनलोड हो जाए तो आप उन सभी PDF को अपने 5-6 दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिएगा, जिससे कम पैसे में अपने सभी दोस्तों मतलब 5-6 स्टूडेंट सभी पढ़ पाएंगे और नोट्स का सही उपयोग कर पाएंगे। मेरा मकसद यही है कि सभी स्टूडेंट इस नोट्स को लें और अपनी अच्छे से स्टडी करें और अपनी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर करें, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि यही इन्हीं में से आपका पूरी तरीके से पेपर आने वाला है। तो इसको आपको तैयार करना है। अब न्यूमेरिकल के लिए वीडियो हम ला ही रहे हैं, वीडियो आता रहेगा, न्यूमेरिकल आप तैयार करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।